2027 की यूपी बोर्ड परीक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान। एसएसटी क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा में काम करेगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में यानी बोर्ड की परीक्षा में ये आपके सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। 20 नंबर के OMR प्रश्न होंगे। 70 नंबर का पूरा पेपर होता है। 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 20 नंबर के OMR क्वेश्चन और 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न, और एक प्रश्न आपका मानचित्र का भी रहता है जिसके लिए आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो OMR प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन से OMR प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी आप अपने OMR शीट पर भरेंगे। ये प्रश्न, अगला बहुविकल्पीय प्रश्न आता है अपने पास, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी आप लगाएंगे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा गया रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? तो ये क्या है कि ये एक मवेशियों की बीमारी है। यह एक मवेशियों की यानी पशुओं की बीमारी है। अगला प्रश्न बहुविकल्पीय, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आप हमेशा लगाना सन 1948 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो अपना प्यारा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लिखित संविधान आप ध्यान रखना। OMR में आप ए ऑप्शन भरेंगे। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध पिछले एक अर्धवार्षिक के पेपर में भी ये प्रश्न था। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है और इसके संस्थापक वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन है? वर्गीस कुरियन। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अलग अलग कोड के पेपर चैनल पर आ रहे हैं, तो आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को चेकआउट जरूर करना और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद है, हल्दिया से प्रयागराज या हल्दिया से इलाहाबाद, वह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास आ जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? तो बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय इसमें बैंकिंग है, जबकि अन्य सभी केंद्र सूची के विषय हैं। ये बैंकिंग जो है ये राज्य सूची का विषय है। निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। भारत में संघात्मक शासन है, बेल्जियम में है और अमेरिका में है। श्रीलंका में नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप अपने OMR में श्रीलंका लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का वितरण संघात्मक शासन में नहीं होता। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन तो अलग है। तो शक्तियों का वितरण संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, संघात्मक शासन की व्यवस्था शक्तियों का वितरण नहीं है। अगला है अपने पास, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें जल धारण की क्षमता होती है और कपास इसमें अच्छी मात्रा में उत्पादन कपास का होता है, तो काली मिट्टी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्तन दहन कृषि मिजोरम में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मिजोरम में। मिजोरम में कर्तन दहन कृषि पाई जाती है, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कौन एक आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज जो लौह अयस्क होता है, जो लोहा खनिज होता है, वह एक आधारभूत खनिज माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत इसमें पवन ऊर्जा तो एक गैर परंपरागत स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, लेकिन जो कोयला है वो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? नियमित कार्य,
उपज की उच्च कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो ये सभी किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप अपने OMR में भरेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत तो विकासशील है, ब्राजील भी विकासशील है, बांग्लादेश भी, तो फ्रांस एक विकसित देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला है निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आते हैं? कृषि और उससे संबंधित कार्य। द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आता है, जैसा कि आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अब लिखने वाले प्रश्न आ जाते हैं। आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये वाला करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रभाव कौन से थे, उनका उल्लेख कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख प्रभाव कौन से थे? अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल की परिभाषा याद कर लेना और इनके दो कार्य आप याद करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की 4 विशेषताएं और 4 चुनौतियां आप जरूर याद कर लेना। यहां से SST क्लास 10th में जरूर प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय सुझाइए। औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय सुझाइए, 4 नंबर का। अगर आप ये वाला नहीं कर सकते तो आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल। ये सभी क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं करना है, नहीं आता है, तो सहकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों को रेखांकित कीजिए। सहकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न टाइप 2 प्रश्न, 80 शब्दों में जिसका उत्तर आपको देना है। 80 शब्दों में जिसका उत्तर देना है आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान दीजिए। अगला है, अगर आपको ये नहीं करना है तो एक ये प्रश्न आप कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा 3 चलाए गए प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये प्रमुख आंदोलन है। गांधी जी के आंदोलन से जरूर प्रश्न आता है, आप जरूर तैयार करके जाना। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। लैंगिक असमानता क्या होती है, इसकी परिभाषा। जब लिंग के आधार पर भेदभाव हो तो उसी को लैंगिक असमानता कहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, ठीक है, व्यापार का क्षेत्र हो, ठीक है, किसी भी नौकरी का क्षेत्र हो, तो ये लैंगिक असमानता कहलाएगी। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा है, महिलाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का आप वर्णन करेंगे। 6 नंबर में कोई एक करेंगे, या फिर ये या फिर ये। अगला प्रश्न लेते हैं, नवीकरण योग्य पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। भाई पुनः चक्रीय संसाधन क्या है? जो एक बार खराब हो जाते हैं उनको फिर रिसाइकल किया जा सकता है और दोबारा नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उन्हीं को नवीकरणीय योग्य पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। सतत पोषणीय विकास में इसके क्या योगदान हो सकते हैं? अगला प्रश्न है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है 6 नंबर में प्रश्न, तो अथवा में आपको एक ऑप्शन दिया है, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण सामुदायिक के भूमिका की विवेचना कीजिए। मैं आपको SST क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा एक वीडियो में, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगर नहीं आता वैश्वीकरण तो उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। अब दोस्तों मानचित्र का प्रश्न आ जाएगा, इसका PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। मानचित्र प्रश्न, एक भारत का मानचित्र और एक विश्व से संबंधित मानचित्र होता है। वह जनपद जहां चौरी चौरा घटना हुई, गोरखपुर। वह नगर जहां जलियांवाला बाग घटना हुई थी, तो अमृतसर। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर। वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये आपको बताना है। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो गुजरात के दांडी नामक स्थान पर, ठीक है, गुजरात के साबरमती
गुजरात के दांडी नामक स्थान पर उन्होंने तोड़ा था नमक कानून। तो ये आपको अपने मानचित्र पर पॉइंट करना है। इस चिन्ह द्वारा आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उस पर आपको इस चिन्ह द्वारा ये जगह लोकेट करनी है और उस जगह का नाम लिखना है जो कि प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न मानचित्र का आ जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर सी द्वारा आप लगा देना भारत के मानचित्र पर। महानदी पर निर्मित बांध को इस चिन्ह से दर्शाना है। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी गंगा को वाई चिन्ह से दिखा देना, इस तरह से कि कहां गंगा जा रही है। भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, तो नरौरा आप दिखा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन का कोई एक राज्य, कर्नाटक में आप ये चिन्ह बनाएंगे और कर्नाटक लिख देंगे। तो ये इस तरह से ये पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर भी हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको एसएसटी क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और कुछ ऐसे टॉपिक जहां से प्रश्न आता ही आता है तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बेल आइकन ऑन करके रखना। यहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अर्धवार्षिक क्लास 9 से 12th तक पेपर आ रहे हैं, उनको भी जरूर चेक कर लेना। आपको कौन से कोड का पेपर चाहिए उसका सॉल्यूशन भी हम देंगे, कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारे शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू एंड गुड लक।